हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में 11th की जो एनसीईआरटी है उसको देखने का प्रयास करेंगे और राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल साइंस का वीडियो होगा ये। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा पहला वीडियो है वो है विधायिका पर, यानी कि विधायिका यानी लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर पर चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। क्या कहता है एनसीईआरटी, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है, हमें संसद क्यों चाहिए। देख, विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है। इसके अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में से कानून बनाना भी एक कार्य है। यह सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। संसद में बहुत से दृश्य देखने को मिलते हैं। इसमें बहस, बहिर्गमन, विरोध, प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार, सहयोग आदि इसे अत्यंत जीवंत रखते हैं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। दरअसल वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। यह वास्तव में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का आधार है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है। इसके बावजूद अधिकांश लोकतंत्रों में कार्यपालिका के मुकाबले विधायिकाएं अपना महत्व खोती जा रही है। भारत में भी मंत्रिमंडल नीति निर्माण की पहल करता है, शासन का एजेंडा तय करता है और उसे लागू करता है। इससे कुछ आलोचकों का कहने को यह मौका मिल गया कि संसद का ह्रास हो गया है। लेकिन अत्यंत शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है। एक सशक्त नेता को भी संसद का सामना करना पड़ता है। संसद को अपने जवाबों से संतुष्ट करना पड़ता है। यह हमें संसद की लोकतांत्रिक क्षमता का एहसास कराता है। यह वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है। अपनी संरचनात्मक विशेषता के कारण यह सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है। और फिर इसके पास सरकार यानी कि कार्यपालिका का चयन करने और उसे बर्खास्त करने की भी शक्ति है। आगे बात करते हैं, संसद में दो सदनों की आवश्यकता क्यों है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि जब भारत में जो हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है, जो हमारा संसद है यानी कि पार्लियामेंट, इसमें दो हाउस हैं। एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है। जो लोअर हाउस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकसभा। और जो अपर हाउस है उसको हम लोग बोलते हैं राज्यसभा, है ना। क्या बोलते हैं, राज्यसभा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या है इसके बारे में। तो संसद में दो सदनों की आवश्यकता क्या है। हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है। राज्यों की विधायिकाओं को विधानमंडल कहते हैं। ठीक है। तो एक जो केंद्र में है, ठीक है, जो हमारा सेंटर में है उसे क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट। और जो स्टेट में है विधायिका उसको कहा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानमंडल। ठीक है। भारतीय संसद में दो सदन हैं। अब अगर हम लोग पार्लियामेंट की बात करें तो उसमें कह रहा है कि भारतीय संसद में दो सदन हैं। जब किसी विधायिका में दो सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं, यानी कि बाई कैमरल। ठीक है, बाई कैमरल। और ये सबसे पहले जो है 1919 का जो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स था, ठीक है, उसमें हमें बाई कैमरल जो है देखने को मिलता है। ठीक है, बाई कैमरल विधायिका देखने को मिलती है। तो भारतीय संसद का एक सदन को राज्यसभा और दूसरे सदन को लोकसभा कहते हैं। संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। अब केवल 7 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधायिका हैं। मतलब कि अगर हम लोग बात करें भारत की, तो भारत में
सेंटर में तो एक पार्लियामेंट है और उसके अंदर दो सदन हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, ठीक है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। लेकिन अगर हम लोग बात करें राज्य में, तो राज्य में या तो राज्य चाहे तो एक सदन वाला ही विधायिका बना सकती है, चाहे तो दो सदन वाला ही विधायिका बना सकती है। तो बाकी सभी राज्यों में तो एक सदन वाला जो विधायिका है वही है, लेकिन केवल 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें कि दो द्विसदनात्मक यानी दो सदन वाला विधायिका है। विविधताओं से परिपूर्ण देश, बड़े देश प्रायः द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं ताकि वे अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों या भागों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सके। द्विसदनात्मक विधायिका एक और लाभ यह है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा। आगे हम लोग देखते हैं कि एक सदन द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय दूसरे सदन के निर्णय के लिए भेजा जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक विधेयक और नीति पर 2 बार विचार होता है। इससे हर मुद्दे को 2 बार जांचने का मौका मिलता है। एक सदन जल्दीबाजी में कोई निर्णय लेता है तो उसे दूसरे सदन में बहस के दौरान उस पर पुनर्विचार संभव हो पाता है, ठीक है। इस पे जो है हमारे एक पूर्णिमा बनर्जी हैं, इन्होंने कहा है कि उच्च सदन पुनर्विचार करने के उपयोगी काम को अंजाम दे सकता है और इसके विचारों का महत्व तो हो सकता है पर मतों का नहीं। जो लोग सक्रिय राजनीति की उठापटक से दूर हैं वे निचले सदन को सलाह दे सकते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस में राज्यसभा का जो पूरा जो उच्च सदन है हमारा, उसका महत्व केवल एक सेंटेंस में बता दिया गया है, ठीक है। कैसे कि राज्यसभा में का सबसे उपयोगी काम क्या है? पुनर्विचार करना, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट काम है पुनर्विचार करना। दूसरा, इसमें इसके जो और अधिकार हैं कि ये किसी भी विधेयक पर क्या कर सकता है, तो विधेयक पर इनके जो अधिकार हैं वो सीमित हैं, ठीक है। अगर ऑर्डिनरी बिल को छोड़ दिया जाए तो जैसे एक मनी बिल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, अमेंडमेंट बिल हो गया, ठीक है, इन सब बिल पर काफ़ी कम अधिकार है राज्यसभा के पास। तो केवल यहाँ कह सकते हैं कि वो केवल अपने विचार दे सकते हैं कि हाँ इसमें ये संशोधन कर लीजिए, इसमें ये संशोधन किया जा सकता है। तो उनके विचारों को लोकसभा देखेगी, अगर वो सहमत हैं तो बिल में परिवर्तन करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। तो उनके विचारों का महत्व तो हो सकता है लेकिन उनके मतों का नहीं है। वो उसको पास हो। मनी बिल की बात करें तो उसके पास कोई राइट ही नहीं है उस पर वोटिंग करने का। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात करें तो उसमें भी राज्यसभा के पास जो है बहुत अधिक शक्तियाँ नहीं हैं। तो जो लोग सक्रिय राजनीति में उठापटक से दूर हैं वे निचले सदन को सलाह दे सकते हैं। तो ये जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है राज्यसभा के लिए। मतलब जो लोग जो इलेक्शन वगैरह सब नहीं लड़ना चाहते हैं ना, तो उन लोगों को यहाँ से राज्यसभा में भेज करके उनके जो सलाह हैं वो लिया जा सकता है किसी भी विधेयक पर, ठीक है। तो बस यही 3 इसके राज्यसभा के जो उच्च सदन है उसका महत्व है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राज्यसभा की, ठीक है। राज्यसभा की बात करें तो संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का आधार अलग अलग है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि से होता है। किसी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं या फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। क्या है? संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का आधार अलग अलग है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। किसी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा और सदस्यों को चुनते हैं और फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो सिंपल यहाँ पे इसका इलेक्शन के बारे में, चुनाव के बारे में बताया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो इनडायरेक्ट होता है ना, इनडायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, ठीक। द्वितीय सदन यानी कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए 2 सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। एक तरीका यह हो सकता है कि देश के सभी क्षेत्रों को असमान आकार और जनसंख्या के बावजूद द्विसदन में समान प्रतिनिधित्व दिया जाए, और दूसरा तरीका यह हो सकता है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में को उनकी जनसंख्या के अनुपात में समान प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। अर्थात द्विसदन में ज़्यादा
जनसंख्या वाले क्षेत्रों को ज़्यादा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकता है। अमेरिका के द्वितीय सदन यानी कि सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह सभी राज्यों में समानता स्थापित करती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि छोटे राज्यों को बड़े राज्यों के बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा। क्लियर? हमारी राज्यसभा के लिए इसी अमेरिकी प्रतिनिधित्व प्रणाली से अलग तरीका अपनाया गया है। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि अमेरिका की, तो अमेरिका में 50 स्टेट हैं और सभी से 2-2 मेंबर जो हैं सीनेट के लिए चुने जाते हैं। यानी कि सीनेट में टोटल मेंबर कितने हो गए? 100। ठीक है, राज्य छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, उसमें से 2 ही आएंगे। जैसे कैलिफोर्निया की बात करें, ठीक है, और हम अगर वाशिंगटन डीसी की बात कर लें, तो ये दोनों राज्य जो है, या फिर कुछ किसी और अदर स्टेट की बात करें, टेक्सास की बात कर लें, तो इन सब से 2-2 प्रतिनिधि जो हैं वो सीनेट में जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें कितनी जनसंख्या है, इसमें कितनी जनसंख्या है, इसमें कितनी जनसंख्या है, दैट डजंट मैटर। ठीक है, जनसंख्या के इरेस्पेक्टिव जो हैं वो उसके सदस्य होते हैं। लेकिन हमारे जो संविधान में राज्यसभा का जो तरीका लिया गया है, ठीक है, वो इससे अलग है। यूएस के यानी कि अमेरिका का जो प्रणाली है उससे अलग है। संविधान की 4थी अनुसूची, ठीक है, 4th शेड्यूल में प्रत्येक राज्य के निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। ठीक है, ये पॉइंट। यदि हम राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग करें तो क्या होगा? 1998 12 लाख, लगभग 19.98 करोड़ जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 6.16 लाख जनसंख्या वाले सिक्किम के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। ये देखिए, ये जो अंतर है ना, काफ़ी ज़्यादा है, और अमेरिका में इस तरह के अंतर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, बहुत कम अंतर है वहाँ पे पॉपुलेशन में। इतनी बड़ी जनसंख्या को प्रतिनिधित्व मिलना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। संविधान निर्माता ऐसी विसंगतियों से बचना चाहते थे जहाँ ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य को अधिक और कम जनसंख्या वाले राज्य को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। ठीक है, कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस प्रकार ज़्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 31 तथा छोटे जनसंख्या वाले कम जनसंख्या वाले सिक्किम को राज्यसभा में 1 सीट दी गई है। क्लियर? यानी कि ये जो सीट है राज्यसभा में, राज्यों की संख्या कितनी होगी, प्रत्येक राज्य के कितने सीट अलॉट होंगे, ये सबसे पहले तो 4th शेड्यूल में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के 4th शेड्यूल में दिया गया है। और दूसरा, ये डिपेंड करता है किस चीज़ पर? पॉपुलेशन पर। ठीक है, पॉपुलेशन पर। ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है और उन्हें दोबारा निर्वाचित किया जा सकता है। राज्यसभा के सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते। प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और इन 1/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। इस तरह राज्यसभा कभी भी पूरी तरह भंग नहीं होता। अतः संसद के स्थायी सदन के रूप में जानते हैं। अतः हम इसे संसद के स्थायी सदन के रूप में जानते हैं। इस व्यवस्था का लाभ यह है कि जब लोकसभा पूरी तरह भंग होती है और चुनाव होना बाकी होते हैं, तब राज्यसभा की बैठक बुलाई जा सकती है और जरूरी मामलों को निपटाया जा सकता है। निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा 4 क्षेत्र के विशेष उपलब्धि हासिल हो, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि राज्यसभा में क्या होता है, तो अगर इसके कार्यकाल के बारे में बात करें कार्यकाल के बारे में बात करें तो इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, तो राज्यसभा का कार्यकाल फिक्स नहीं है, यानी कि वो परमानेंट हाउस है। ठीक है, वो अस्थाई सदन है, ये भंग नहीं होता। ठीक है, दूसरा, अगर हम इसके जो राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है,
सदस्यों की कार्यकाल 6 वर्ष की होती है, यानी एक बार जो सदस्य राज्यसभा में गए वो 6 वर्ष तक राज्यसभा के सांसद बन के रहेंगे, एमपी बन के रहेंगे। और दूसरा, अगर हम लोग बात करें चुनाव की, तो चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष में होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। और 2 वर्ष में इसके जो कुल सदस्य हैं उसके 1/3, ठीक है, 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर्ड होते हैं, बाहर जाते हैं, ठीक है, और 1/3 मेंबर उसमें फिर से चुनाव के माध्यम से भर दिए जाते हैं। अब समस्या ये होती है, यानी कि देखिए, जैसे मान लीजिए अगर 10 मेंबर हैं, ठीक है, या 9 मान के चलिए, 9 मेंबर हैं, तो 9 मेंबर 6 साल तक के लिए अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें से 3 मेंबर ऐसे होंगे जिसका कि इसी साल 6 साल पूरा होने वाला है, तो वो 3 मेंबर बाहर चले जाएंगे और इस 3 की जगह पे 3 मेंबर इलेक्शन के माध्यम से अंदर आ जाएंगे। समस्या कहाँ होती है समझने में, कि जो पहली राज्यसभा की बनी होगी उसमें क्या होगा। अब मान लीजिए इसमें 9 सदस्य आए, इन 9 सदस्य की कार्यकाल तो 6 वर्ष है, ठीक है। तो अगर 1952 में पहली राज्यसभा बनी तो चुनाव तो 1954 में होना है और फिर 56 में होना है, ठीक है। तो यहाँ से अब फिर एक 58 में होना है, यहाँ से यहाँ तक में आपको 6 साल पूरा होता है। 1952 से 1958 तक 6 साल पूरा होता है, और इस बीच में 2 बार तो चुनाव बीच में होने हैं और एक लास्ट में होना है 6वें साल में। तो ये 9 के 9 मेंबर तो 1952 से 1958 तक रहना चाहिए। फिर 54 में जो चुनाव होंगे उसमें कौन से मेंबर आएंगे और फिर वो कहाँ बैठेंगे। तो हुआ क्या था कि 54 में और 56 में, ठीक है, 54 और 56 में लॉटरी की व्यवस्था की गई थी, ठीक है, और इन 1/3 मेंबर्स को लॉटरी के माध्यम से बाहर किया गया था, ठीक है। और फिर इलेक्शन हुए थे जिसमें कि नेक्स्ट 3 मेंबर जो हैं वो संसद में आए थे। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ हम लोग को एक चीज़ देखना है, ये जर्मनी में द्विसदनात्मकता। जर्मनी में विधायक द्विसदनात्मक हैं, दोनों सदनों को बुंदेसटैग यानी कि फेडरल असेंबली, फेडरल काउंसिल यानी कि बुंदेसरैट कहते हैं, ठीक है। असेंबली का चुनाव प्रत्यक्ष समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एक मिली जुली जटिल प्रक्रिया से 4 वर्ष के लिए होता है। जर्मनी के 16 संघीय राज्यों को फेडरल काउंसिल में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। बुंदेसरैट की 69 सीटें राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में बांट दी जाती है। ये सभी सदस्य समान रूप से राज्य सरकार में मंत्री होते हैं और उनका चुनाव नहीं होता, वरन वे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जर्मनी के कानून के अनुसार इन सभी सदस्यों को एक टीम की भांति अपने राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार वोट देना होता है। कभी कभी राज्यों में गठबंधन की सरकार होने पर इस सदस्यों में सहमति नहीं बन पाता, तब वे मतदान में भाग नहीं ले पाते। बुंदेसरैट सभी कानूनी प्रस्तावों पर मतदान नहीं करती है, लेकिन वे सभी नीतिगत मुद्दे जिन पर संघीय राज्यों को समवर्ती शक्तियाँ प्राप्त हैं और जिन विषयों में संघीय निर्देश को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर हो, वे सभी मुद्दों पर बुंदेसरैट जो हैं वो द्वारा पारित होनी चाहिए। बुंदेसरैट ऐसे विधेयकों को वीटो भी कर सकती है। अभी यहाँ अगर जर्मनी की बात करें तो यहाँ पर जो अपर हाउस है ना, ठीक है, जर्मनी की जो अपर हाउस है फेडरल काउंसिल, उसके पास भारत की राज्यसभा से अधिक शक्तियाँ हैं, ठीक है, लेकिन जो अधिकारों की संख्या है वो ज़्यादा नहीं है। क्लियर। और इसी तरह से एक और हम लोग बात करें तो एक हाल ही में चर्चा में भी आया था न्यूजीलैंड। वहाँ पर भी जो चुनाव की प्रक्रिया है वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम लोग चुनाव सुधार की बात करें तो उस लिहाज से हमें इन दोनों देशों की जो चुनाव प्रणाली है उसे देखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग सदस्यों की बात करें तो कुल जो राज्यसभा का क्षमता है वो है 250 है ना, किंतु अभी जो है वो 245 सदस्य हैं,
245 सदस्य हैं। इसमें कि 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन वाले हैं, ठीक है, उनको अभी 104 संविधान संशोधन के बाद ख़त्म कर दिया गया, तो अभी वर्तमान में 243 हैं। 243 में से 12 जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। कौन कौन क्षेत्र से? तो लिटरेचर से, ठीक है, साइंस से, आर्ट्स से और सोशल सर्विस से, ठीक है। इन 4 क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं। बाकी जो बच गए, ठीक है, उनको जो है एक्चुअली में 238, अगर हम लोग यहाँ देखें तो इसमें से 12 अगर चले जाएंगे तो 238 जो वो बचते हैं, इन सभी का इलेक्शन होता है। लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो 243 ही सदस्य हैं कुल। तो 243 में से 12 अगर हम लोग माइनस कर दें तो 132 इतने सदस्यों की जो है इलेक्शन होती है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात करें लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए जनता सीधे सदस्यों को चुनती है। डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो भी 2024 में होने वाला है। हम लोग लोकसभा के लिए, ठीक है, लोकसभा के लिए इलेक्शन होने वाली है। जो लोकसभा सदस्य हैं जिसको हम लोग MP बोलते हैं, वैसे राज्यसभा के सदस्य को भी MP ही बोला जाता है, ठीक। प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश को और विधानसभा चुनाव के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। और ये क्षेत्रों में बांटने का काम किसका है? डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा गठित किया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर होता है। इसमें से प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है। इस समय लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। यह 1971 की जनगणना से चली आ रही है। वर्तमान में इतने हैं, परंतु इनका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, ठीक है, वो 550 है। लोकसभा के लिए सदस्यों को 5 वर्ष तक के लिए चुना जाता है। सदस्यों का कार्यकाल कितना हो गया? 5 वर्ष। लेकिन यहाँ कोई दल या दलों की गठबंधन की सरकार ना बन सके अथवा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर नए चुनाव कराने की सलाह दे तो लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है, ठीक है। टर्म तो है 5 साल, लेकिन 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है और 5 साल से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अगर हम 1975 की बात करें तो इसमें 1975 से 1976 और 1976 से 1977 तक जो है लोकसभा का कार्यकाल जो है वो बढ़ाया गया था। अभी संसद क्या करती है? तो संसद जो है विधायिकाओं के कार्य क्या है? क्या संसद दोनों सदनों के समान, संसद के दोनों सदनों के कार्य समान है? क्या दोनों सदनों की शक्तियों में कोई फर्क है? कानून बनाने के अतिरिक्त संसद में अनेक कार्य हैं। आइए इन कार्यों की सूची बनाएं। सबसे पहला विधायी कामकाज। संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्रायः कानून को केवल स्वीकृति देने मात्र का काम करती है। विधेयक को तैयार करने का वास्तविक काम किसी मंत्री के निर्देशन में नौकरशाही करती है। विधेयक का उद्देश्य संसद में उसे प्रस्तुत करने का समय मंत्रिमंडल तय करता है। कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया जा सकता। संसद के अन्य निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं। बिना सरकार के समर्थन के ऐसे विधेयकों का पास होना संभव नहीं है, ठीक। कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका सबसे पहला क्या हो गया काम? संसद का विधेयक या कानून बनाना, ठीक है, कानून बनाना। और दूसरा हो गया हमारा कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखने तथा जनता जिसे उसे चुना है के प्रति उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। इस अध्याय में हम आगे इसको विस्तार में पढ़ेंगे। वित्तीय कार्य के बारे में बात करें, सरकार को बहुत से काम करने पड़ते हैं और इन कामों पर धन खर्च होता है। यहाँ
धन कहाँ से आता है? प्रत्येक सरकार कर वसूली द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाती है, लेकिन लोकतंत्र में संसद कराधान तथा सरकार द्वारा धन प्रयोग पर नियंत्रण रखती है। भारत सरकार कोई भी नया कर प्रस्ताव लाए और उसे संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। सदन की वित्तीय शक्तियाँ उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती है। सरकार द्वारा अपने खर्च किए गए धन का हिसाब और प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना पड़ता है। सदन यह भी सुनिश्चित करती है कि सरकार ना तो गलत खर्च करे और ना ही ज़्यादा खर्च करे। संसद यह सब बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्य, ठीक है, आर्टिकल 112 के माध्यम से करती है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रतिनिधित्व। संसद देश के विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूहों को अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। एक काम इसका बहस का मंच। संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। विचार विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है। किसी सदस्यों को किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता है। इससे संसद राष्ट्र के समक्ष आने वाले किसी एक या हर मुद्दे का विश्लेषण कर पाती है। विचार विमर्श हमारी लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा है। संवैधानिक कार्य। संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियां एक समान है। प्रत्येक संविधान संशोधन का संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। निर्वाचन संबंधी कार्य। संसद चुनाव संबंधी कुछ भी कार्य करती है। यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है। न्यायिक कार्य। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने पर प्रस्ताव पर विचार करने का कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। राज्यसभा की शक्तियाँ। ऊपर हमने संसद द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन किया, लेकिन द्विसदनात्मक विधेयिकाएं में दोनों सदनों की शक्तियों में कुछ अंतर होता है। नीचे दिए गए चार्टों को ध्यान से देखते हुए लोकसभा और दूसरे में राज्यसभा की शक्तियों की सूची दी गई है। आइए देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों में क्या अंतर है। संघ सूची और संपत्ति सूची के विषय पर कानून बनाती है। धन विधेयक और सामान्य विधेयक को प्रस्तुत और पारित करती है। सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है। धन विधेयकों और में संशोधन प्रस्तावित करती है, यानी कि धन विधेयक पर इसको पारित करने का कोई अधिकार नहीं है, केवल जो है संशोधन प्रस्तावित करती है। कर प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देती है। संवैधानिक संशोधन को पारित करती है। पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लगाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका नियंत्रित करती है। संविधान में संशोधन करती है। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है तथा उन्हें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। समिति और आयोगों का गठन करती है और उसके प्रतिवेदन पर विचार करती है। अब हम लोग राज्यसभा की शक्तियों के बारे में बात करें तो ये आता है, सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। संविधान संशोधन को पारित करती है। प्रश्न पूछकर संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रित करती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भागीदारी करती है। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। ये आ जाता है आपका आर्टिकल 249 के अंतर्गत। संविधान की बात करें, संविधान के आर्टिकल 249 के तहत ये अधिकार दिए गए हैं। आगे चलते हैं हम लोग। संविधान, राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ। आप जानते हैं कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। इसका उद्देश्य राज्य के हितों का संरक्षण करना है। इसलिए राज्य के हितों को प्रभावित करने वाला प्रत्येक मुद्दा इसकी सहमति और स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि सरकार राज्य सूची के किसी विषय जिस पर केवल राज्य की विधानसभा कानून बना सकती है, तो राष्ट्र हित में संघीय सूची या समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहे तो उसे राज्यसभा में स्वीकृति आवश्यक है। इस प्रावधान से राज्यसभा की शक्ति बढ़ती है, लेकिन अनुभव के आधार पर यही लगता है कि राज्यसभा के सदस्य अपने राज्यों से अधिक अपने दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा की विशेष शक्तियाँ।
ऐसी कुछ शक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग केवल लोकसभा कर सकती है। केवल लोकसभा ही धन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं और वहीं संशोधित या अस्वीकृत किए जा सकते हैं। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के प्रति नहीं। अतः राज्यसभा सरकार की आलोचना कर सकती है पर उसे हटा नहीं सकती। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? राज्यसभा को जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं। अतः संविधान ने राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियाँ नहीं दी है। संविधान द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था